हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 2 मई है और आज के करंट अफेयर में किन टॉपिक पे हमको डिटेल में बात करना है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम अमेठी से। अमेठी केवल चुनाव के कारण ही चर्चा में नहीं था कल, इसका कुछ और भी रीजन था, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि पटचित्र पेंटिंग जो है, पटचित्र कला जो है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। देखिए, जितने ये कल्चर वाले सेक्शन हैं, अगर ये करंट अफेयर में आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन जो है यहीं से आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है और ये क्यों न्यूज में बना हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करेंगे स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना था, ये हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन एग्जामिनेशन हॉल में कवर करेगा। फिर बात करेंगे IREDA इरेडा के बारे में कि ये न्यूज में क्यों था, ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर बात करेंगे ऑकुस के बारे में कि ऑकुस एक जो है देशों का समूह है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे बैडमिंटन विश्व महासंघ की ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये हमारा मिसलेनियस का पोर्शन यहां से भी कवर हो जाएगा। कल की डेट बीत गई है 1 मई, यानी कि कल जो है चला गया है। अगर मैंने कल बताया था कि आप लोग को कि आप अपने करंट के नोट्स खुद बनाइए। देखिए, YouTube पे जो है स्ट्रेटजी देख देख के जो है आप लोग परेशान हो गए हैं। अपनी स्ट्रेटजी स्वयं बनाइए कि आपको कैसे लेके चलना है, कितने टॉपिक हैं, कितने टॉपिक को हमको कवर करना है। हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग पेन यानी कि कलम हम लोग यूज नहीं करना चाहते हैं, हम लोग लिखना नहीं चाहते हैं, बस सामने वाला हम लोग को कुछ प्रोवाइड करवा दे। तो जब तक आपका कलम नहीं चलेगा ना गुरु, तब तक ये समझ लीजिए कि सफलता निश्चित नहीं कर पाएंगे। तो कलम उठाइए, अपने नोट्स खुद के बनाइए, ताकि जब एग्जाम की डेट पास आ जाए आपको कहीं पे भी भागने की आवश्यकता ना हो, आपके स्वयं के नोट्स आपके पास ही हो, जिससे रिवीजन करने में आसानी हो। तो अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, एग्जाम की डेट नहीं आई है, कैलेंडर कभी भी आ सकता है। आयोग का जब मन करेगा वो देगा, वो आयोग का काम है। जो आयोग का काम है वो उस पर छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन आपका जो काम है वो तो ईमानदारी से करिए। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि 2 मई के करंट अफेयर जो है वन लाइनर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे पहला पॉइंट है कि आज 2 मई है और आज हम लोग जो है विश्व ट्यूना दिवस के रूप में मनाते हैं। ट्यूना क्या है? एक मछली है जो विलुप्त हो रही है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाने के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने वर्ष 2025 से 30 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके क्षमता निर्माण करने के समझौते ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि, जो कि केरल में स्थित है, में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक कहां होगी? कोच्चि में होगी। और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं जो बैठक है वो कहां पे आयोजित की जाएगी? कोच्चि में की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, गालापागोस द्वीप समूह से है कि वहां पे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ला कुम्ब्रे ज्वालामुखी, जो कि गालापागोस द्वीप के जो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, फर्नांडीना द्वीप, वहां पे स्थित है। और वो हुआ क्या था कि वो लास्ट अप्रैल में वो जो है फूट गया था। सक्रिय ज्वालामुखी है, वो फूट गया था। तो गालापागोस के बारे में बता दें कि ये जो है इक्वाडोर का एक पार्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ला कुम्ब्रे ज्वालामुखी का संबंध किस द्वीप से है? ये आपका फर्नांडीना द्वीप से है, जो कि गैलापागोस द्वीप समूह में स्थित है। अब चूंकि ये बोल रहा है कि तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो देख लेते हैं कि कौन सबसे बड़ा द्वीप है। इजाबेल जो है गालापागोस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है सांता क्रूज है और तीसरा जो है फर्नांडीना है। अच्छा, इनका आप क्रम भी देख लीजिएगा कि आप जो है अगर जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आपका फर्नांडीना आएगा, उसके बाद इजाबेल आएगा, फिर सांता क्रूज आएगा और फिर सैन क्रिस्टोबल आएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो है इक्वाडोर का पार्ट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
अब आगे हम बात करते हैं कि अमेठी न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव को मंजूरी देने के लिए प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। अब ये 8 स्टेशन है कौन कौन से? अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमेठी जो है यूपी में स्थित है और बहुत ही चर्चित जिला भी रहता है ये अमेठी। ठीक है, तो बता दें कि अमेठी का जो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन है उसको अब तपेश्वर नाथ धाम के रूप में जाना जाएगा। कासिमपुर हाल्ट को जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। जायस शहर को गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। बानी को स्वामी परमहंस के नाम से जाना जाएगा। मिसरौली को मां कलिन धाम के नाम से जाना जाएगा। निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा। अकबरगंज को मां कालिनकन धाम के नाम से जाना जाएगा और वासिरगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से जाना जाएगा। तो ये नाम परिवर्तन हुआ है, आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पटचित्र पेंटिंग ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो सिंपल सी न्यूज है। न्यूज ये थी कि पश्चिम बंगाल के नवा गांव की पहली पीढ़ी की महिला पटचित्र कलाकार अपना काम ऑनलाइन तरीके से बेच रही है, यानी कि जो ये पटचित्र पेंटिंग कर रही है उसका ये ऑनलाइन सेलिंग कर रही है, जो दुनिया भर में जिसकी पहचान की जा रही है। तो ये सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन अब हमको जानना है कि पेंटिंग से क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकते हैं। तो बता दें कि पटचित्र पेंटिंग की उत्पत्ति जो है 12वीं शताब्दी में हुई थी, ऐसा माना जाता है। इस चित्रकला में सुभद्रा, बलराम, भगवान जगन्नाथ, दशावतार और कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को दर्शाया जाता है। यह अपने जटिल विवरणों के साथ साथ इसमें अंकित पौराणिक आख्यानों और लोक कथाओं के लिए भी जाना जाता है। इनमें से अधिकांश पेंटिंग हिंदू देवी देवताओं की कहानियों को दर्शाते हैं, यानी कि जो पटचित्र पेंटिंग है उस पेंटिंग में जो पेंटिंग की जाती है उसमें अधिकांश जो है हिंदू देवी देवताओं की कहानियों को पेंटिंग के माध्यम से बताया जाता है। अब कुछ और भी पेंटिंग है जो है लगातार जो है न्यूज में बनी रहती है, उसको भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला जो है मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार का दरभंगा, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। पिथोरा चित्रकला, यह गुजराती के राठवास और भील जनजाति के लोगों द्वारा पारंपरिक चित्रकला है, इसको भी आप ध्यान रखें। कलमकारी चित्रकला, यह कला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम और अगर हम बाहर बात करें तो ईरान में यह प्रचलित है। वर्ली चित्रकला, इस चित्रकला का नाम का संबंध जो है महाराष्ट्र के जनजाति प्रदेश में रहने वाले छोटे से जनजाति वर्ग से है। ये अलंकित चित्र गोंड तथा कोल जैसी जनजाति घर और पूजा घरों के फर्शों और दीवारों पर बनाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। थांका चित्रकला क्या है? भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला को थंका चित्रकला कहते हैं। यह चित्रकला भारतीय, नेपाली और तिब्बती संस्कृति की अनुकाम मिसाल है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकला था जिसका आपने रिवीजन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। ये न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि पुरातत्वविद ने हाल ही में राजस्थान के चूरू जिले के ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य में एक हरे रंग की लिनेक्स मकड़ी की पहचान की है, यानी कि जो मकड़ी की पहचान हुई है वो हरे रंग की है, जिसका नाम प्यूसेटिया चपराज निर्विन है, जिसे पहले कभी नहीं खोजा गया था। ये उसका साइंटिफिक नेम है प्यूसेटिया। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट निकालना है, वो ये निकालना है कि ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में है। बता दें कि यह हरी लिंक्स मछली की नई जो है मकड़ी की नई प्रजाति है। यह मकड़ी बबूल पेड़ की हरी पत्तियों पर पाई जाती है। यह मकड़ी रात्रिचर होती है और छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं स्मार्ट मिसाइल प्रणाली कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी। तो सिंपल सी न्यूज थी ये भी कि डीआरडीओ ने 1 मई 2024 को उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपेडो, जिसे हम जो है स्मार्ट के नाम से जानते हैं, प्रणाली का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया है। बता दें कि स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपेडो प्रणाली एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है, जिसे डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है।
इससे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता को बढ़ावा मिलने की संभावना है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जब बात यहां पे स्मार्ट मिसाइल की हो रही है तो स्मार्ट मिसाइल है क्या, उसको हम लोग देख लेते हैं। बता दें कि स्मार्ट मिसाइल एक्सपो वायुमंडलीय रक्षा इंटरसेप्टर है, यानी कि ये जो है सतह से हवा में मार करेगा और वहीं पे अपने टारगेट को नस्ते नाबूद कर देगा। इसका उपयोग थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए किया जाता है। यह मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल को उनके उड़ान के माध्यम में रोकने के लिए हिट टू किल का उपयोग करता है। पहले इस मिसाइल को पानी जहाज में तैनात के लिए बनाया गया था और इसका परीक्षण अब जमीन से हवा के लिए भी किया गया है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। यह मिसाइल दुश्मनों को किसी भी मिसाइल को बीच रास्ते में ही मार गिराने में क्षमता युक्त है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये तो रहा स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं IRDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी। तो बता दें कि भारतीय रक्षा ऊर्जा विकास संस्थान ने लोक उद्यम विभाग से नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। देखिए, नवरत्न का दर्जा मिल गया है किसे, IREDA के। तो अब ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां से पॉइंट क्या क्या निकालना है, आपको सबसे पहले कमेंट में ये बताना है कि भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि महारत्न कितनी कंपनियां हैं, ठीक है। अब बता दें कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त जो मतलब कि जिसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उनको वो जो है केंद्रीय प्राधिकरण की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं, प्रतिवर्ष निवल मूल्य का 30% आवंटित कर सकती हैं तथा संयुक्त उद्यम एवं विदेशी सहायक कंपनियों में पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं, ये भी आप ध्यान रखे रहिएगा। अब जब बात यहां पे नवरत्न और महारत्न की हो रही थी तो बता दें कि CPSE को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में। CPSE के लिए महारत्न योजना जो है मई 2010 में शुरू की गई थी, ये आप ध्यान रखे रहिएगा, ताकि मेगा CPSE को अपने संचालन का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गजों के रूप में उभरने के लिए सशक्त बनाया जा सके। वहीं नवरत्न योजना वर्ष 1997 में शुरू की गई थी, जिससे उन CPSEs की पहचान की जा सके जो अपने संबंधित क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हैं और वैश्विक खिलाड़ी बनने के उनके अभियान में उनका समर्थन करते हैं। वहीं मिनी रत्न योजना की शुरुआत भी वर्ष 1997 में हुई थी, जो सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन प्रदान के नीतिगत उद्देश्य के अनुसरण में की गई थी। ये आप वर्ष जो है याद रखे रहिएगा। महारत्न योजना जो है ये मई 2010 में शुरू की गई थी, नवरत्न 1997 में और मिनी रत्न योजना भी 1997 में शुरू किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं AUKUS के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है, सिंपल सी न्यूज है जिसकी कटिंग भी मैंने यहाँ पे दिखाई है कि दक्षिण कोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ सैन्य प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए AUKUS गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर रहा है। ये सिंपल सी न्यूज आई थी। अब जब ये न्यूज आई है तो इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। बता दें कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2021 में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए AUKUS समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित पनडुब्बियों का एक बेड़ा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस समझौते को हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और यह समझौता, इस समझौते का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागीदारों के रणनीतिक हितों की रक्षा करना है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को लंबी अवधि के लिए तैनात किया जा सकता है और कम बार सतह पर आने की यहाँ पे जरूरत होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि जापान, देखिए पेपर की कटिंग में ये भी लिखा हुआ है कि जापान इज आल्सो मूविंग टुवर्ड फॉर्मल टॉक टू बिकम पार्ट AUKUS पिलर 2 टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड शेयरिंग, मतलब कि जापान भी अप्रोच कर रहा है AUKUS में शामिल होने के लिए, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं बैडमिंटन विश्व महासंघ, ये न्यूज में क्यों बना हुआ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन भी यहां से जनरेट हो सकता है। तो सिंपल सी न्यूज थी, न्यूज ये है, सिंपल सी नहीं इंपॉर्टेंट न्यूज थी, और न्यूज ये है कि बैडमिंटन विश्व महासंघ ने गुवाहाटी को वर्ष 2025 में BWF
विश्व जूनियर चैंपियनशिप का मेजबान शहर घोषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा कि जो है आपका जो BWF का विश्व जूनियर चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी किसको मिली है? भारत को मिली है। और भारत के किस शहर को मिली है? गुवाहाटी को मिली है। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। बता दें कि विश्व जूनियर्स आखिरी बार जो भारत में हुआ था वो 2008 में पुणे में आयोजित किया गया था। अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन विश्व महासंघ के बारे में। तो बता दें कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त बैडमिंटन के लिए अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है ये, और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 में 9 सदस्य देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो कुआलालंपुर में है, जो कि मलेशिया में स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पे आपने रिवीजन कर लिया कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन क्या है, यानी कि BWF क्या है। और एक जो वन लाइनर हमारा बन रहा था कि BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का जो मेजबान शहर है वो कौन सा है? गुवाहाटी है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी पेपर की कटिंग मैंने यहां पे लगाया हुआ है। न्यूज ये है, सिंपल सी न्यूज है कि पीपल ऑफ सूडान फेस फूड शॉर्टेज एंड पॉसिबल फेमाइन। ठीक है, यानी कि एक आपातकाल की स्थिति वहां पे जनरेट हो गई है। तो जब ये न्यूज आई है तो हम लोग जो है सूडान को मैप में देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि सूडान एक जो है अफ्रीकी कंटिनेंट का देश है। ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। तो बता दें कि सूडान की राजधानी खार्तूम है। सबसे पहले आप तो ये ध्यान रखेंगे। और खार्तूम ऐसा शहर है जहां पे व्हाइट नील नदी और ब्लू नील नदी इसका जो है संगम होता है। ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये हमारे एग्जाम के लिए। अब जब यहां पे नील नदी की बात हो रही थी तो मैं बता दूं कि दो हैं, एक जो है ब्लू नील रिवर है और एक व्हाइट नील रिवर है। तो क्वेश्चन जनरेट होता है कि व्हाइट नील रिवर जो है इसका जो है उद्गम कहां से होता है? तो लेक विक्टोरिया से होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और वही जो आपका ब्लू नील रिवर है इसका जो उद्गम होता है वो ताना लेक से होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इथियोपिया में है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। और इनका संगम जो होता है वो कहां होता है? सूडान, यहां पे होता है जो खार्तूम में है। सूडान की राजधानी भी जो है ये भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही ये बता दें कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील रिवर है, जो कि भूमध्य सागर में जाके आगे गिर जाती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा आपका जो है 2 मई का करंट अफेयर। अब इसके पीडीएफ के बारे में बता दें कि पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि प्रतिदिन जो है रात में 9 बजे जो है ये आपको दे दिया जाएगा। और एकदम निश्चिंत रहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है संडे को क्या होगा? संडे को जो है वीकली टेस्ट होगा। ये मई से शुरू हो रहा है। जितना भी एक 1 वीक का जो आपका मतलब कि जो पहले वीक का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उससे रिलेट करके स्टैटिक पोर्शन में कैसे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, उससे रिलेट करके हूबहू करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस जो है हम लोग संडे के दिन करेंगे और पूरा जो है एक सप्ताह का हम अच्छे से वहां पे रिवीजन कर लेंगे। तो ये आपने 2 मई का करंट अफेयर रिवीजन कर लिया है यहाँ पे। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। और अगर ये करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम एग्जाम बार पे दे दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।